आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा काफ़ी इंटरेस्टेड है और इसमें हम जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की अनुकूलता के संदर्भ में समझेंगे, यानी अडेप्टेशन के संदर्भ में, कि कैसे एक जीव दूसरे जीव के साथ अपना परस्पर संबंध को संरचनात्मक के आधार पर एवं व्यवहारात्मक आधार पर ठीक अपने को अनुकूल करता है और उसमें कौन कौन से ऐसी विशिष्टता पाई जाती है जिससे वह अपने जीवन को सर्वाइव करने में सक्षम होता है। लेकिन इसमें देखी जाए तो यह विशेषता जो होती है वो कई आधारों पर देखने को मिल जाती है, जैसे संरचना के आधार पर होती है, व्यवहार के आधार पर होती है, ठीक है। और इसी में हम देख सकते हैं कि जो एक वंशानुगत भी होती है, ठीक है, और भी होती है, जैसे कि आप जीने की पद्धति है उसके आधार पर होती है, तो शारीरिक अनुकूलन के आधार पर होती है। तो इसमें जो अलग अलग कैटेगराइज में जो उनकी विशेषताओं को वर्गीकरण किया गया है, तो इन्हीं विशेषताओं को हम जीवों में क्या विशेषताएं होती हैं तीनों कैटेगराइज में, और पेड़ पौधों में क्या अनुकूलता पाई जाती है। क्योंकि पेड़ पौधे होते हैं वो स्थली में भी पाए जाते हैं और जल में भी पाए जाते हैं। तो स्थल के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी क्या अपने गुणधर्म होते हैं, उनकी क्या एक विशेषता होती है, और जो जल में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी अपनी एक अलग विशेषता होती है। तो इनकी विशेषताओं के आधार पर इनकी संरचना में ठीक व्यवहारात्मक एवं शारीरिक अनुकूलता के आधार पर इनको हम विभाजित कर लेते हैं। तो यही हमारा लेक्चर है और काफ़ी इंटरेस्टेड लेक्चर है, काफ़ी मज़े से समझने का प्रयास करेंगे एक एक करके, और ये हमारा लेक्चर लंबा खींचने वाला है। तो यही हम समझ रहे थे कि पर्यावरण अनुकूलन, ठीक, पर्यावरण अनुकूलन यानी कि जो जीव जंतु हैं, ठीक, जीव जंतु हैं या जैविक अजैविक घटक हम ले लेते हैं। इसमें हम ले लेते हैं जैविक घटक एवं अजैविक घटक, ठीक, जैविक अजैविक घटक। जैसा कि आप जानते हो कि जो जैविक घटक होते हैं इसमें तो जीवन पाया जाता है, ठीक है। उसमें देखा जाए तो जो जीव होते हैं, ठीक, उसमें चेतन करने का गुण होता है, चलने फिरने का गुण होता है, जबकि जैविक घटक में पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, वो उनमें चलन का गुण तो नहीं होता है, लेकिन उनके अंदर भी जीवन पाया जाता है और वो भी अपने को सर्वाइव करते हैं, अपने को विकसित करते हैं। तो यही बात आती है कि जो पेड़ पौधे होते हैं और जैविक घटक के अंतर्गत जो जीव जंतु होते हैं, ये जीव जंतु किस प्रकार से अजैविक घटक से प्रभावित होते हैं, और अजैविक घटक में कौन कौन से घटक ऐसे होते हैं जो जीव जंतुओं को महत्वपूर्ण एक गति प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ इनके साथ एक स्थानांतरण की क्रिया के माध्यम से इनको सर्वाइव करने में, उनके विकास करने में काफ़ी योगदान देते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो ये इसमें कौन कौन सी ऐसी और विशिष्टताएं पाई जाती हैं जो जैविक घटकों पर ही निर्भर होती हैं, तो ये सभी समझने का हम प्रयास करेंगे। तो जैसा आप जानते हो कि जो जीव जंतु होते हैं और अजैविक घटक होते हैं, इसमें जैविक घटक होते हैं, तो इनका एक अपना परस्पर संबंध होता है। तो वही परस्पर संबंध हम देखेंगे आज, वो पर्यावरण के अंतर्गत जो होता है वो अनुकूलता, ठीक, यानी कि अनुकूलन, यानी कि पर्यावरण के प्रति इनका अनुकूलन क्या होता है। तो हम पर्यावरण के अनुकूलन की में हम कई प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। उसमें सबसे पहले हम समझेंगे जीव एवं जंतु को, ठीक, जीव एवं जंतु। अब जो जीव एवं जंतु होते हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, ठीक, जिसमें मतलब कि जो गर्म प्रदेश होते हैं, ठीक, जहाँ वर्ष भर सूर्य का प्रकाश रहता है, ठीक, और उष्णकटिबंध के अंतर्गत ही हम ले लेते हैं रेगिस्तान प्रदेश भी हम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दाब है वो अधिक पाया जाता है, तापमान भी अधिक देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ रेगिस्तान के जो क्षेत्र होते हैं हमको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हम उनको ले लेते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो रेगिस्तान को हम उष्ण या अपोष्ण में दोनों में हम शामिल कर लेंगे, ठीक है।
इसी में देखते हैं जो शीत कटिबंध है, इन्हीं के दोनों के आधार पर हम समझने करेंगे। शीत कटिबंध है, ठीक है। जो शीत कटिबंध है, तो शीत कटिबंध में जीव जंतु होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, ठीक, उनके अपने गुणधर्म क्या होते हैं और अपने को इस प्रकृति में सर्वाइव करने में नेचुरली रूप से किस प्रकार से अपने को विकसित करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जो अजैविक घटक होते हैं उनसे किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, और जैविक घटक अजैविक घटक जैविक से कितना प्रभावित होते हैं, इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो जीव जंतु जो होते हैं वो एक्चुअली में देखे जाए तो ये जीव जंतु जो होते हैं उष्णकटिबंधीय के आधार पर और शीतकटिबंधीय के आधार पर विभाजित किया, और यही जीव जंतु जो होते हैं वो अब हम दो कैटेगरी में और बांट लेते हैं, वो हम स्थल और जल में, ठीक, स्थलीय और जलीय, ठीक है। जो स्थलीय जीव जंतु होते हैं उनकी अनुकूलता क्या होती है, ठीक है, और जो जलीय जीव होते हैं इनकी अनुकूलता क्या होती है, कैसा अनुकूलन दर्शाते हैं। अब यही जो अनुकूलन है वो 3 प्रकार से होता है। पहला अनुकूलन देखा जाए तो संरचना के आधार पर, ठीक, संरचना के आधार पर, ठीक है, संरचना के आधार पर अर्थात इनकी बनावटी के आधार पर हम बोल सकते हैं, ठीक, बनावटी के आधार पर। और बनावट में अगर देखा जाए तो जो संरचना होती है इन जीव जंतुओं की, तो उसमें हम ले लेते हैं जैसे कि संरचना के आधार पर हम इनमें देखते हैं कि जो गिरगिट होता है, आपने गिरगिट देखा होगा, तो गिरगिट में देखा हो कि संरचना के आधार पर जो संरचना है उसमें समय के साथ परिवर्तन होता जाता है। वो परिवर्तन किस लिए होता है, उसमें कलर चेंज होता है, ठीक, जो कलर होता है उसका वो निरंतर बदलता है, हरा होता है, ठीक, लाल होता है, पीला होता है, इस प्रकार से कलर वो बदलता जाता है। तो वो कलर बदलता है वो क्या है, अपनी अनुकूलता दर्शाता है, और वो अनुकूलता जो होती है वो उसकी बनावटी के आधार पर होती है, क्योंकि उसकी जो बनावट है जो फिजिकली हमको दिख रही है, जो जीव जंतु हमको दिख रही है, आँखों से, हम नग्न आँखों से, दृश्य से हम देखते हैं कि जो उसमें परिवर्तन जीवों में देखने को दिख रहा है, मिल रहा है, वो अनुकूलता है उनकी। और वो अनुकूल किस प्रकार से दर्शा रहे हैं, क्योंकि समय के साथ जो प्रकृति निरंतर बदलती है तो उनके जो जीव जंतु होते हैं उनमें भी विशेष गुणधर्म आता जाता है, और वो एक नेचुरली रूप से बदलते हैं। लेकिन वो क्या है, एक संरचना के आधार पर है, क्योंकि वो एक बनावट है, ठीक है। तो साथ ही साथ देखा जाए तो अनुकूलता जो है ना वो परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है जीव जंतुओं में, वो एक गिरगिट है, इसमें परिवर्तन हो रहा है और ये अपना कलर चेंज कर रहा है। वो इसलिए कलर चेंज कर रहा है कि जब वो पेड़ पौधों पर रहता है, ठीक है, तो पेड़ पौधों पे उनका कलर देखा जाए तो हरा होता है, तो वहाँ पर जो डाली होती है, छाल होती है, तो जो दूसरे जीव होते हैं इसको प्रभावित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर एक गुणधर्म पाया जाता है छुपने का गुणधर्म, तो ये छिप जाता है, ठीक। और जैसे छिप जाएगा तो दूसरा जीव है इसे प्रभावित नहीं कर पाएगा, यानी कि इसको कहीं ना कहीं इनके बीच संघर्ष की स्थिति नहीं बनेगी। तो यही चीज़ें होती है कि कोई जीव है वो जीव दूसरे जीव को अपने को छिपाने के लिए या अपने को कहीं ऐसी गुप्त जगह में रखने के लिए अपने कलर को बदलता रहता है, ताकि वह अपने को अनुकूल बना सके, ठीक है। इसी साथ साथ देखा जाए जो भालू होता है, ठीक है, भालू का जो रंग होता है, वो भालू का रंग जो होता है वो आपने देखा हो काला होता है और सफ़ेद भी होता है। तो ये इनकी बनावट है। काला भालू देखा हुआ आपने जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ सफ़ेद भालू देखा हुआ आपने शीतकटिबंध में पाया जाता है। तो ये जो सफ़ेद भालू है और काला भालू है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि ये काला था फिर सफ़ेद हो गया, ये सफ़ेद था फिर काला हो गया, ऐसा तो है नहीं। ये नेचुरल रूप से इनकी बनावट है, प्राकृतिक रूप से इनकी बनावट है, ठीक है। तो इसको हम संरचना के आधार पर इसको हम समझ लेते हैं कि काला भालू और सफ़ेद भालू है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, और इनकी जो गुणधर्म हैं वहाँ पर अपना रहन सहन है, खान पान है, उनका एक वहाँ का क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट के अनुसार इनकी जो बनावट है, ठीक है, उसमें परिवर्तन आता जाता है।
और इनके अलग से भी गुणधर्म होते हैं जिनको हम अभी समझने का प्रयास करेंगे। पहले संरचना के आधार पर हम पहले इनको समझ लेते हैं एक एक करके, ठीक है। अब बात ये आती है कि संरचना के आधार पर और भी जैसे कि कई सारी होती हैं, जैसे कि उसमें जो ठंडे प्रदेश हैं, ठीक है, तो संरचना के आधार पर ही इसमें एक हम ले लेते हैं वंशानुगत, ठीक। संरचना का एक फैक्चुअल पॉइंट एक होता है वंशानुगत, क्योंकि जो सफ़ेद भालू होते हैं, ठीक है, तो इनकी जो एक बनावट है जो हमें दिख रहा है वो एक बनावट है, ठीक। और ये जो बनावट है वो किस आधार पर, वंशानुगत है, क्योंकि इनके जो और जो जीव रहे हैं, इनकी पीढ़ी के जो जीव रहे हैं वो भी तो सफ़ेद ही रहे होंगे। ऐसा तो रहा नहीं कि ये पहले काले थे या भूरे हो गए, ये भी तो सफ़ेद ही रहे हैं। तो ये वंशानुगत के आधार पर है, तो ये संरचना के आधार के अंतर्गत ही हम वंशानुगत आधार अब समझ लेते हैं, समझ रहे हो। तो वंशानुगत के आधार पर ये सफ़ेद होते हैं और काला भालू ये काले होते हैं, तो इनकी जो विशेषता है वो वंशानुगत आधार पर, लेकिन बनावटी में वो कैसे हैं, काले हैं, तो संरचना के आधार पर भी है। लेकिन ये जो पाए जाते हैं वो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, ठीक, ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। और ठंडे प्रदेशों में अगर हम देखें, ठंडे प्रदेशों में देखें तो ये इनका अपना एक व्यवहारात्मक जो अनुकूलन होता है उस पर हम अभी बात करेंगे। उनके अनुसार इनके जो उपापचय की जो क्रिया है, इनका मेटाबॉलिज्म है, वो इसको बंद कर लेते हैं। तो वो बंद करते हैं तो अपनी ऊर्जा जो होती है कम से कम उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा को जब कम से कम सर्जित करते हैं तो लंबे समय तक अपने को सर्वाइव करने में सक्षम होते हैं और अपने को विकास भी करते हैं। तो इन्हें भोजन की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। अगर इनको भोजन एक बार भोजन करने के बाद ये अपने को उसी प्रकार में ढाल लेते हैं जिस प्रकार का वहाँ का क्लाइमेट है। तो नेचुरली रूप से क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो जीव जंतु होते हैं वो अपने को वहाँ उस प्रकार प्रकृति के अनुसार अपना व्यवहार दर्शाने लगते हैं। उसे व्यवहारात्मक अनुकूलन बोलते हैं। इसे वही आगे हम समझने का प्रयास करें। बात ये आती है कि जो काला भालू है, ठीक है, जो काला भालू है, ये काला भालू उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, ऊष्मा का उत्सर्जित करते हैं, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ऊष्मा का उत्सर्जित करते हैं। ये हम व्यवहारात्मक अनुकूलन के अंतर्गत पढ़े। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, संरचना के आधार पर कि उनकी बनावट कैसी है, जो जीव जंतु हैं उनकी बनावट कैसी है, ठीक। साथ ही साथ इसमें हम और भी हम इसमें अगर ऐड कर सकते हैं, जिसमें जैसा देखा जाता है कि जो संरचना के आधार के अंतर्गत हमने जैसे काला भालू, सफ़ेद भालू को समझा, गिरगिट को समझा, ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं, ठीक है। वो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, उनकी बनावट अपनी अलग होती है। और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं उनकी बनावट अलग होती है। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाले जीव अगर शीतकटिबंध में अगर चले जाएं तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंतर्गत शीत निष्क्रियता नहीं होती है, ठीक है। उनके अंदर वो गुणधर्म नहीं होता है कि अपने को सर्वाइव कर लें। तो प्राकृतिक रूप से ये चीज़ें उनके अंदर पाई जाती हैं कि वो अपने क्षेत्र के आधार पर वो उस ही क्षेत्र में अपने को सर्वाइव कर पाएंगे जिस क्षेत्र में वो उनके अनुकूल वंशानुगत आधार पर रहे हैं, जो जीव जंतु रहे हैं। तो वही जीव जंतु तो वहाँ विशेष गुणधर्म दर्शा पाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि सफ़ेद भालू को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में खड़ा कर दिया जाए या यहाँ पे उनको पालन पोषण किया जाए तो अपने को विकास तो करेंगे, लेकिन इतना विकास को नहीं कर पाएंगे जितना अपना ठंडे प्रदेशों में कर लेते हैं, ठीक। तो ठंडे प्रदेशों में जब वो करते हैं तो ठंडे प्रदेशों के जो बहुत सारे वहाँ पे जो जीव होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के और शीतकटिबंधीय क्षेत्र के, तो अलग अलग अपना गुणधर्म और विशेषता दर्शाते हैं। तो इनके आधार पर हम उनको यहाँ कैटेगराइज कर लेते हैं वंशानुगत के आधार पर। अब बात हम करते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं, उसमें पक्षी भी आते हैं और पशु आते हैं, और देखा जाए तो साथ ही साथ बहुत सारे जानवर आते हैं। तो किस एग्जाम्पल के तौर पे आप वंशानुगत मतलब संरचना के आधार पर अपने आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। अब बात हम करते हैं दूसरा इसमें
एक और होता है दूसरा व्यवहारात्मक। ठीक, व्यवहारात्मक यानी कि व्यवहार के आधार पर जो जीव होते हैं वो अपना कैसा गुणधर्म दर्शाते हैं, यानी कि उनकी एक व्यवहार की बात की जाए तो व्यवहार में एक देखा जाए जो जीव जंतु होते हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं। तो व्यवहार के आधार पर हम देखते हैं कि जो उष्णकटिबंध के जो जीव होते हैं, ठीक, उष्णकटिबंधीय जीव होते हैं और शीतकटिबंधीय जीव होते हैं। और इसी में हम पढ़ लेते हैं एक उष्णकटिबंध के अंतर्गत एक रेगिस्तान। ठीक, वैसे तो ये क्षेत्र होता है उष्णकटिबंध में होता है, लेकिन हम उष्णकटिबंध के अंतर्गत इसे समझ लेते हैं तो बेहतर रहेगा। व्यवहारात्मक यानी कि व्यवहार के आधार पर जो उष्णकटिबंधीय जो होते हैं, ठीक है, उसमें भी वंशानुगत ही कुछ गुणधर्म पाए जाते हैं। ठीक, वंशानुगत गुणधर्म पाए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कुत्ता है, ठीक है, ये जो कुत्ता है, ये कुत्ता क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, ऊर्जा का वाष्पीकरण करता है। और जब वाष्पीकरण करेगा तो ये अपने को क्या करेगा, ठंडक महसूस करेगा। तो वाष्पीकरण करने के लिए इसके अंतर्गत एक वंशानुगत अनुकूलता पाई जाती है। ठीक है, वो एक व्यवहारात्मक होती है। इसको हम वंशानुगत ले सकते हैं लेकिन प्रॉपर रूप से नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कुत्ता है, ठीक है, तो कुत्ता एक नेचुरली रूप से देखा जाए तो वहाँ प्रकृति के अकॉर्डिंग यहाँ वहाँ का एक देखा जाए तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी परिवर्तन करते हैं जीव। जैसे कुत्ता है, ठीक है, एक क्लाइमेट के अकॉर्डिंग परिवर्तन करता है, क्योंकि कुत्ते में उष्णकटिबंधीय होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके अंतर्गत बस वंशानुगत ही पाई जाती हो, लेकिन कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती। जो कुत्ता है तो इसकी जो देखी जाए विशेषता, इसमें जो गुणधर्म होता है वो क्या होता है, वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है। कि जैसे वहाँ गर्मी पड़ती है तो गर्मी पड़ती है, तो ऐसा तो है नहीं कि वंशानुगत है तो जब सर्दियाँ आती हैं तो कुत्ता जिम निकालता है फिर भी अपना करता है, ऐसा तो है नहीं, वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होती है। देखो कैसे होती है कि कुत्ता जो होता है, कुत्ता जीभ निकालता है, अंदर बाहर करता है, ठीक है, अंदर बाहर करता है। तो अंदर बाहर वो क्यों करता है, वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा जो अंदर की गर्मी है उसका क्या करे, वो वाष्पीकरण करे और वाष्पीकरण करके जीभ के माध्यम से ठंडक प्रदान करे और ठंडक को फिर से अपने अंदर ले जाए। तो ये चीज़ जो है वो कुत्ता क्या करता है, व्यवहार करता है। और ये व्यवहार कैसा है, एक क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है। कुत्ता सर्दियों में कभी जीभ नहीं निकालता है, ठीक है, कुत्ता सर्दियों में नहीं निकालता है। अगर सर्दियों में भी निकालता तो ये वंशानुगत हो जाता, ठीक, लेकिन ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया। तो ये उसका एक व्यवहार है। और निरंतर जब ऐसे ही करते हैं तो निरंतर ये चीज़ें बनने लगती हैं। अब बात आती है कि कुत्ता का एग्जाम्पल हमने ले लिया, अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अब हम भालू का ले लेते हैं। जैसे भालू जो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, भालू जो होते हैं और भी जीव जंतु होते हैं, बहुत सारे होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक अनुकूलता होती है, अपने वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। लेकिन हम जो एक मोटे तौर पे हम समझते हैं उतना समझ लेते हैं उतना ही बेहतर रहता है। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं जैसे काला भालू है, तो काला भालू में भी ये गुणधर्म होता है कि वो अपनी ऊष्मा जो होता है देखा जाए तो काला भालू होता है, हाथी भी होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे जीव होते हैं। तो इनमें एक गुणधर्म देखने को मिलता है कि ये अपने को मतलब कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इनको गर्मी लगती है, सबसे ज़्यादा इन जीवों को गर्मी लगती है, मनुष्य से ज़्यादा इनको गर्मी लगती है। इनको गर्मी लगती है ये उष्णकटिबंधीय, जैसे कि इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे भालू और हाथी। वैसे तो बहुत सारे जानवर होते हैं, कुछ ही हम एग्जांपल ले लेते हैं मोटे तौर पर। तो इनको क्या लगती है, जब ये गर्मी लगती है, ठीक है, तो गर्मी लगती है, तो जब ये गर्मी लगती है तो ये पानी की तलाश करते हैं ना, ठीक है, और जब ये पानी की तलाश करते हैं तो इनके अंदर एक अलग विशेषता पाई जाती है
खुद ही नहाने की या खुद ही वहाँ पर अपना खुद ही ये नहाते हैं पानी भर के, जैसे हाथी पानी भर के नहाता है। तो इनके अंदर ही उनका एक व्यवहार है, ठीक, ये जो व्यवहार है वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ देखा जाए तो अपने जो और भी सभी जीव जंतु ही होते हैं, जैसे कि उनको एक व्यवहार होता है कि अन्य जीवों को कैसे इकट्ठा करना है, बुलाना है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं व्यवहारात्मक होती हैं, और उनका एक अपना एक विशिष्ट गुणधर्म होता है, वो व्यवहार है कि एक जीव दूसरे जीव के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये व्यवहारात्मक गुणधर्म है, ठीक है। इसी में हम जैसे और भी जैसे हम जोड़ लेते हैं कि जैसे भालू हमारा जो उष्णकटिबंधीय वाला भालू होते हैं, तो ये जो भालू होते हैं इनकी अपना एक अलग ही गुणधर्म होता है, ठीक है। ये भी लंबे समय तक अपने को सर्वाइव करने में सक्षम होते हैं पानी पी के, ठीक है। तो इनका अपना ये गुणधर्म होता है व्यवहारात्मक, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं जो हर जीव जंतु में अपनी अलग अलग विशेषता पाई जाती है, लेकिन वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग मतलब डिसाइड होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो वंशानुगत के आधार पर भी होती हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो वंशानुगत के आधार पर जैसे चीज़ें होती हैं आप रख लेते हो, जैसे वंशानुगत पे हम शीत कटिबंध में देख लेते हैं। तो शीत कटिबंध में देखा जाए तो क्लाइमेट नहीं बदलता है, वहाँ शीत है, वहाँ बर्फ़ गिरेगी ही। तो वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं वो वंशानुगत व्यवहार दर्शाते हैं, ठीक। वंशानुगत कैसे दर्शाते हैं वंशानुगत व्यवहार, कि जैसे सफ़ेद भालू है, ठीक है। जो सफ़ेद भालू होता है, सफ़ेद भालू क्या करता है, अपना मतलब लंबे समय तक अपने को ऊर्जा बनाए रखने के लिए लंबे समय तक अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए वो अपना जो मेटाबॉलिज्म एग्जाम बोलते हैं उपापचय क्रिया जो होती है उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। उपापचय क्रिया है, इसको बंद कर देता है वो जब से बंद करता है तो उसकी जो ऊर्जा का जो क्षरण है वो कम से कम होता है, ऊर्जा का क्षरण कम से कम होगा, ठीक है। तो जब ऊर्जा का क्षरण कम से कम होगा तो लंबी समय तक क्या है अपने को सर्वाइव करते जाएगा। तो उसके अंतर्गत अलग से ही गुणधर्म पाया जाता है शीत निष्क्रियता का, इसे बोलते हैं शीत निष्क्रियता। और शीत निष्क्रियता में देखा जाए तो इनके जो कान होते हैं ना, कान बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे कान होते हैं, ताकि इनकी ऊर्जा जो है वो कम से कम उत्सर्जित हो, ठीक है। तो ये इनकी क्या है, वंशानुगत है। ऐसे उष्णकटिबंधीय में कुछ वंशानुगत, जैसे उष्णकटिबंधीय में भी जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनका भी एक वंशानुगत होता है। जैसे कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके कान जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं। कान कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जित करते हैं, ठीक। ये ऊर्जा को बचाने का प्रयास करते हैं शीत कटिबंध, जबकि ये ऊर्जा का उत्सर्जित करते हैं। तो इनके कान होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, इनके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ शुष्क भरी गर्मी ज़्यादा रहती है तो इनको ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और जब ऊर्जा ज़्यादा वृद्धि होती है तो इनको ऊर्जा को हाउस करना होता है। जब हाउस करने के लिए ऊर्जा का उत्सर्जित करेंगे तो बड़े बड़े जो कान होते हैं वो इनके लिए हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें वंशानुगत हैं, ठीक। ये चीज़ें वंशानुगत हैं, ये हर जीव जंतु में देखने को मिल जाएगी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। बात समझ रहे हो, हाँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं और शीत कटिबंध के जानवरों में और उष्णकटिबंधीय जानवरों में, ठीक है। अब जैसे हम एक चीज़ ले लेते हैं एग्जाम्पल में, लोमड़ी है, भालू है, ठीक है। तो इनकी भी जो संरचना होती है, ठीक, इनकी भी संरचना होती है। इनके अंतर्गत देखा जाए तो श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय जो जानवर होते हैं शीत कटिबंधीय हैं, इनमें श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो जो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, पसीना बनाती हैं। क्या बनाती हैं, पसीना बनाती हैं, ठीक। गर्म प्रदेशों में जो जीव जंतु होते हैं उनमें जो श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं तो पसीना बनाती हैं। जो पसीना बनाती हैं तो यही पसीना क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है,
ठीक। और जैसे ही वाष्प उत्सर्जन होता है तो इन्हें ठंडक महसूस होती है। तो इनके अंदर श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसमें देख रहे हो लोमड़ी है, ठीक, भालू है, ठीक, घोड़ा है, हाथी है, ठीक, ऐसे कुछ जीव होते हैं श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जबकि जो भैंसा होता है, इसमें श्वेत ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं, ये ध्यान रखना। कभी भैंसा इन जानवरों को पसीना आते देखा है? नहीं देखा ना, मुँह में श्वेत ग्रंथियाँ होती ही नहीं, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, गर्मी प्रदेश में नहाने का प्रयास करते हैं, गड्ढों में मिट्टी लगा लेते हैं और एकदम बिल्कुल काले से भूरे हो जाते हैं तो श्वेत ग्रंथियाँ नहीं होती हैं, तो इसकी वजह से इनको गर्मी बहुत लगती है। तो ये लंबे समय तक पानी में बैठे रहते हैं और मट्टी अट्टी पोत लेते हैं, मिट्टी कुछ ऐसे कीचड़नुमा, तो अपने को ठंडक महसूस करने के लिए। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं जो श्वेत ग्रंथियाँ जीवों में पाई जाती हैं। और जबकि शीतकटिबंधीय जो क्षेत्र के जो जानवर होते हैं, तो उसमें जो जीव जंतु होते हैं तो उनमें भी श्वेत ग्रंथियाँ देखने को मिल जाती हैं, लेकिन हालांकि वहाँ इतना ठंडक प्रदेश ही रहता है तो वहाँ पसीना बनता ही नहीं उनका। अब बात समझते हैं कि श्वेत ग्रंथियाँ कितना इम्पोर्टेंट है हर जीव के लिए, ठीक है। तो मैंने लोमड़ी को समझा, भालू को समझा, ठीक है। और देखा जाए तो इसी के अंतर्गत हम जो व्यवहारात्मक कार्य के व्यवहार के बारे में समझा, संरचनात्मक के आधार पर समझा। अब समझने का प्रयास करेंगे हम इसी के अंतर्गत नंबर 3, जीने की पद्धति। जीने की पद्धति हम रेगिस्तान के जीव अभी अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी इसके बारे में हमने अभी कुछ डिटेल कुछ बताया नहीं। जीने की पद्धति, जो जीने की पद्धति की बात की जाए तो जीने की पद्धति में आप देखते हो कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो रात में शिकार करते हैं, ठीक, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दिन में शिकार करते हैं। अब बात ये समझते हैं कि दिन में शिकार कौन करते हैं, रात में कौन शिकार करते हैं। तो जीने की पद्धति के अंतर्गत भैया हम उसको उष्णकटिबंध, ठीक, और शीतकटिबंध में विभाजित करते हैं, ठीक। ये जो दो जीव होते हैं उष्णकटिबंध और शीतकटिबंध होते हैं, ये एक्चुअली में देखे जाएं तो उष्णकटिबंध के बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो सबसे ज़्यादा जीव होते हैं वो दिन में शिकार करते हैं, ठीक है, दिन में, और ये रात में भी कर लेते हैं, ठीक। और ये जो होते हैं ये दिन में करते हैं, ध्यान से समझना, ये दिन में करते हैं और रात में भी करते हैं, और ये केवल दिन में करते हैं। और जबकि रेगिस्तान के जो जीव होते हैं ये रात में ही करते हैं, ठीक, ये दिन में नहीं करते हैं, दिन में रहते हैं बिलों में, दिन में बिल में रहते हैं, बिल में जैसे सर्प हुआ, ठीक, और छोटी लोमड़ी होती है, वो भी देखा जाए रेगिस्तान के बहुत सारे लोमड़ी हैं, लोमड़ी वगैरह जो होती है वो भी देखा जाए तो उसी में रहती है, बिलों में, रात में शिकार करती है। तो ये उनकी विशेषता जो होती है वो किसके आधार पर, जीने की पद्धति के आधार पर। अब इसी में हम पढ़ लेते हैं शारीरिक अनुकूलन। शारीरिक अनुकूलन एक प्रकार से देखा जाए तो ये है, ये दिखाई नहीं देता है, ठीक, ये दिखाई नहीं देता है, ये एक प्रकार का ऐसा अनुकूलन होता है, दिखाई नहीं देता है, जो उसके अंतर्गत एक उपापचय की जो क्रिया होती है या उसमें धीरे धीरे उसके विकास करने की क्रिया होती है, उसमें बदलाव होता है। जैसे कि संरचना तो ऊपर से दिखती है, लेकिन शारीरिक जो अनुकूलन है उसके अंदरूनी एक अनुकूलन होता है, अंदरूनी यानी कि उसकी अंतःक्रिया का अनुकूलन होता है, अंदर ही अंदर विकास होता है और वो अपनी संरचना को बदलाव करता है, अंदरूनी है, ये दिखाई नहीं देता है। तो शारीरिक जो अनुकूलन है यही है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम ले लेते हैं जैसे कि सॉरी, इसी में ले लेते हैं जैसे उपापचय जो क्रिया होती है जी, ये शरीर के अंदर अंदर जो रासायनिक
कुछ गुणधर्म होते हैं, जैसे कि शीतकटिबंध वाले जो हमने आपको बताए थे कि जो भालू होता है, ठीक है, वो अपने उपापचय क्रिया को क्या कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है। तो वो एक व्यवहारात्मक है, लेकिन वो उसके अंदर है, अंदर अंदर हो रही ना, तो वो शारीरिक अनुकूलन है। तो शारीरिक अनुकूलन एक व्यवहारात्मक हो सकता है, व्यवहार के आधार पर वो व्यवहार दिखा रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोता है, ठीक, तो ये शारीरिक अनुकूलन में ले लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सोना। तो ज़्यादा जब सोते हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, सोने से ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सोते हैं, ठीक, क्योंकि उन्हें चाहिए ऊर्जा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सोएंगे। और वो अपने को भोजन को लंबी समय तक सर्वाइव रखने के लिए मेटाबॉलिज्म को वो बंद कर लेंगे, निष्क्रियता दिखाएंगे, ठीक है। तो वो व्यवहारात्मक के साथ साथ एक शारीरिक अनुकूलन है, उनके अंदरूनी चीज़ें हैं। अब बात स्पष्ट हो गई आपको, ठीक। अब बात करते हैं जैसे मच्छर है, तो मच्छर का जो ब्लड होता है वो भी एक शारीरिक अनुकूलन है, मनुष्य का जो ब्लड होता है वो भी एक शारीरिक अनुकूलन है। वो कैसे समझते हैं, देखिएगा, मच्छर के अंदर भी कुछ ऐसे छोटे सूक्ष्म कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं या जीव पाए जाते हैं, तत्व ही ले लेते हैं, जो मच्छर का जो खून होता है, ठीक, उसे जमने नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो मच्छर जो होता है वो दिन रात काम करता है, दिन रात काम करता है, क्योंकि मच्छर जो है ना उसमें ऐसी अनुकूलता पाई जाती है, उसके शारीरिक अनुकूलता ऐसी होती है कि उसका खून ही नहीं जमता है, तो दिन रात काम कर सकता है, इतनी क्षमता होती है मच्छर। उसी प्रकार मनुष्य की बात कर लेते हैं, तो मनुष्य के का भी खून नहीं जमता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो हैपेरिन पाया जाता है, हैपेरिन होता है, यही हैपेरिन की वजह से ब्लड जो होता है मनुष्य का वो जमता नहीं है, ठीक, जमता नहीं है। तो मनुष्य में भी एक शारीरिक अनुकूलता पाई जाती है। तो शारीरिक अनुकूलता को आप समझ गए ना, कि शारीरिक अनुकूलता में जो रासायनिक क्रियाएं हैं अंदर की, वो कैसे गुणधर्म दर्शाती हैं, अंदरूनी कैसे काम करती हैं, अंदर की जो संरचनाएँ हैं वो एक दूसरे पर कैसे काम करती हैं, एक दूसरे कैसे जुड़ाव रखती हैं, लेकिन वो संरचना के आधार पर नहीं दिखती हैं, लेकिन संरचना के आधार पर उसमें परिवर्तन जरूर होता है, अनुकूलता व्यवहार के आधार पर उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन वो अंदरूनी चीज़ें हैं, तो शारीरिक अनुकूलन है। अब स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे शारीरिक अनुकूलन एक्चुअली होता है, ठीक। अब जैसे रेगिस्तानी जो जीव होते हैं, तो रेगिस्तान में पेड़ पौधे, हम पहले जीवों की बात कर लेते हैं। जो रेगिस्तान के जो जीव होते हैं वो उनको पानी कम मिलता है, पानी के वहाँ पे अभाव रहता है, जल का अभाव रहता है, तो वो कम जल में ही अपने को अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सर्वाइव करते हैं। तो वहाँ के आपने देखे हैं जैसे ऊँट हुए, बहुत लंबे समय तक पानी पी कर के लंबे समय तक रह सकते हैं, ठीक। और जैसे कि बहुत सारे जीव होते हैं, सर्प हुआ, ठीक है, तो इनका जो मूत्र होता है वो गाढ़ा होता है। ये मूत्र बहुत गाढ़ा इसलिए होता है कि अपनी ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं और जल को कम से कम बाष्पीकरण करने का प्रयास करते हैं। तो इनका जो जल बहुत कम से कम बाष्पीकरण होगा, तो इनका जो मूत्र होगा वो गाढ़ा होगा, क्योंकि इनको जो पानी वहाँ अभाव पाया जाता है, तो ये पानी जो होता है ना बिलों के माध्यम से उधर से लेने का प्रयास करते हैं। जैसे कि वहाँ पे कुछ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो पेड़ पौधे में आपने नागफनी सुना होगा, अभी हम आगे बताएंगे पेड़ पौधों के बारे में। तो उनसे ये जो जीव होते हैं, ठीक है, तो उन पे डिपेंड हो जाते हैं। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं तो उनसे पानी लेने का प्रयास करते हैं, ठीक, उनसे पानी लेते हैं पेड़ पौधों से, तो वो अपने को उस पानी से रखते हैं, तो उस पानी से सर्वाइव करते हैं। और जो उसके द्वितीय उपभोक्ता होते हैं वो उन जीवों को खा लेते हैं रात में शिकार करके, तो उनके अंदर वो पानी मतलब मिल जाता है। तो इस प्रकार से वो अपने को सर्वाइव करने में सक्षम रहते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये चीज़ें कुछ थी शारीरिक, रेगिस्तान में शारीरिक अनुकूलन के आधार पर क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, जीने की पद्धति के आधार पर, और इसी में शारीरिक संरचना के आधार पर, एक बनावट के आधार पर, व्यवहार के आधार पर। इसी में हम और भी पढ़ लेते हैं उपार्जन, ठीक, उपार्जन भी हम समझ लेते हैं क्या होता है। उपार्जन की अगर बात की जाए तो उपार्जन एक होती है सीखने की कला या सीखना, ठीक। उपार्जन में देखा जाए कि जो जीव होते हैं, छोटे जीव,
जो छोटे जीव होते हैं वो एक्चुअली में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है, ना वो अपने को नॉलेज रखते हैं। ठीक, जब नॉलेज नहीं रखते हैं तो वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, कहीं भी घूमते फिरते हैं। छोटे छोटे जीव हैं, कहीं भी घूमने फिरते, उन्हें कोई डर नहीं होता है। उन्हें बड़े जीवों से डर नहीं होता है, ना उन्हें डर लगता है कि बड़ा जीव उन पे प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो वो अपने चारों तरफ घूमते फिरते रहते हैं, हर क्षेत्र में चले जाते हैं। ठीक है, स्थलीय पारी तंत्र के अंतर्गत तो उसमें घास के मैदानों में भी चले जाते हैं, वन के मैदान में भी चले जाते हैं, तो ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है वो शिकार भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनको खुद ये जानकारी नहीं होती है कि हम जहाँ घूम रहे हैं कि हमारा कोई भक्षण ना कर दे, हमारा कोई परभक्षण ना कर दे, तो उनको ये जानकारी नहीं होती है। तो उपार्जन के अंतर्गत जो जीव होते हैं, जो बड़े जीव होते हैं, ठीक है, उन्हें जानकारी हो जाती है कि एक जीव दूसरे जीव को किस प्रकार प्रभावित करता है, या शेर है या चीता है, वो किस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसके आधार पर जब इनको क्या होता है, बड़े जीवों को जानकारी रहती है तो छोटे जीवों को भी सिखाते हैं। ठीक, तो छोटे जीवों को सिखाते हैं तो उन्हें भी जानकारी मिल जाती है कि एक जीव दूसरे जीव को कैसे प्रभावित करता है, या शेर है या चीता है हमें, या मतलब हिरण को कैसे खा लेता है। ठीक है, ये चीज़ें कुछ होती हैं। तो इनके आधार पर उपार्जन जो क्रिया है वो एक सीखना होता है, और सीखना है कि जब जीव जंतु सीख जाते हैं, जैसे बिल्ली है, ठीक, कुत्तों में रहती है, कुत्तों छोटी बिल्ली है, कुत्तों में रहेगी तो उसे कहीं डर ही नहीं लगता है। ठीक, और बड़ी बिल्ली है, जैसे कुत्ता देखने को मिलती है, बिल्ली फुर्र हो जाती है, भाग जाती है। तो उसे उपार्जन है ना वो, क्योंकि उसे जानकारी मिलती है कि ये कुत्ता हमको हमारे लिए घातक है। लेकिन छोटी बिल्ली होती है, वो जानकारी नहीं रखती है, उसे कोई नॉलेज ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये उपार्जन की क्रिया है। तो स्पष्ट रूप से उपार्जन आप समझ गए ना। हाँ, इसी के अंतर्गत अब हम कुछ पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे पेड़ पौधों के संदर्भ में कि पेड़ पौधे कैसे क्या अपना गुणधर्म दर्शाते हैं। स्थलीय क्षेत्र के पेड़ पौधे और जलीय क्षेत्र के पेड़ पौधे। ठीक, लेकिन इसके अंतर्गत हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे पेड़ पौधों के बारे में। एक चीज़ और है, वो रह गया है अपना अगर पारिस्थितिकी आधार पर। एक और है इसमें पारिस्थितिकी आधार पर। पारिस्थितिकी आधार पर अगर हम समझें तो आपने सवाना प्रदेश में सुने होंगे, जो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, जो जिराफ हुआ करते थे, जिराफ। तो जिराफ था, उनकी बात ऐसी मानी जाती है, ऐसी मतलब जानकारी मिलती है कि जो जिराफ थे उनकी गर्दन लंबी नहीं हुआ करती थी। जो छोटे जिराफ होते थे उनकी गर्दन नहीं लंबी हुआ करती थी, लेकिन वो निरंतर क्या करते थे, हाँ मतलब शाकाहारी जो जीव होते हैं ना, तो शाकाहारी जीवों की आप जानते हो कि इनका जो पाचन तंत्र होता है बहुत मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इनकी 45 से 50 फीट तक क्या पाई जाती है, छोटी आंत पाई जाती है। ठीक है, छोटी आंत 40 से 50 फीट पाई जाती है, तो उनका पाचन तंत्र मजबूत होता है। तो जो जो जिराफ है, हिरण है, ठीक है, तो इनकी बात कही जाए तो जिराफ जो है, तो जिराफ को मतलब कि पेड़ पौधों को ऊंचाई तक खाने का प्रयास करता था। तो इस प्रकार से गर्दन करता था ऊंची करके, ऐसे ऐसे खाता था। जी पत्ती खा ली, अब यहाँ की पत्ती लगी है तो फिर गर्दन पहुँचाई, फिर यहाँ की पत्ती खा ली, फिर गर्दन लंबी पहुँचाई तो फिर पत्ती। तो इस प्रकार से इनकी जो गर्दन है वो निरंतर क्या हो गई, ऊँची होती गई। ठीक है, और ऐसी ऊँची होती गई गर्दन। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं कि जो हमारा एक जिराफ है और ये गर्दन है, तो ये जो ऐसी गर्दन इनकी उचास होती गई, तो ये क्या है, पारिस्थितिकी के आधार पर। समझ गए ना, क्योंकि जिराफ जो है, लेकिन बात ये आती है कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम जिराफ को नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे जीव हो सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल तौर पर हम ले लेते हैं कि जो खास तौर पर जो
जिराफ है वो जिराफ पारिस्थितिकी के आधार पर उसकी जो गर्दन लंबी हुई है वो कैसे हुई है, वो परिस्थिति के आधार पर समय के अनुसार वो अपने को निरंतर जब भोजन के लिए नीचे की पत्तियां खाता रहा, जब नीचे की पत्तियां नहीं मिली तो फिर ऊपर ही खाने लगा, गर्दन बढ़ा के, तो इस प्रकार से उसकी जो गर्दन है लंबी हो गई। तो ये क्या है, पारिस्थितिकी के आधार पर। तो ये कुछ चीज़ें थी, 5-6 टाइप थे, ठीक है, अनुकूलन के, तो उनके आधार पर हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब हम पढ़ेंगे जलीय पारितंत्र के अंतर्गत जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्या गुणधर्म होती है, क्या विशेषताएं होती हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे पर्यावरण अनुकूलन के अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में समझा। अब हम समझेंगे जो पेड़ पौधे होते हैं वो कौन कौन पेड़ पौधे किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ अधिक पानी की मात्रा में या अधिक प्रकाश की मात्रा में कौन पेड़ पौधे होते हैं, कम पानी की मात्रा में अधिक प्रकाश की मात्रा में कौन पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, या कम पानी और कम तापमान में कौन पेड़ पौधे होते हैं, या अधिक पानी में कौन पेड़ पौधे होते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो स्थलीय क्षेत्र में कौन से पोषक तत्वों के माध्यम से कौन से जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो उनको पोषक प्रदान करते हैं, ठीक है, और पोषक के अभाव में कौन से जीव होते हैं जो उनको पोषक बना के प्रदान करते हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो जलीय पारितंत्र में कुछ पेड़ पौधे जो मतलब तैरते हैं, कौन से पेड़ पौधे किस कैटेगरी के तैरते हैं, ठीक, कौन पेड़ पौधे डूबे रहते हैं, इनकी जड़ें धंसी रहती हैं, उनको क्या बोलते हैं। तो ये सब हमारा अब लेक्चर रहेगा और अब हम एक डिटेल से समझेंगे, ठीक है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे पर्यावरण अनुकूलन के अंतर्गत पर्यावरण अनुकूलन के अंतर्गत हमने जीव जंतुओं के बारे में समझा कि जीव जंतु किस प्रकार से उष्णकटिबंध एवं शीतकटिबंध को अपने को सर्वाइव करते हैं और वहाँ पर अपनी विशेषता रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे पेड़ पौधे, ठीक। पेड़ पौधों के आप बारे में जानते हो कि पेड़ पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं और ये स्वयं भोजित बनाते हैं, ठीक। स्वयं भोजन बना के क्या करते हैं, भोज का संचित करते हैं, वो हम सब आपको डिटेल से समझा चुके हैं। तो इनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में जब एक्टिवेट होता है तो ये अपना भोजन का निर्माण करते हैं और भोजन का निर्माण करने के बाद, ठीक, ऑक्सीजन का भी निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है, और इसे रात में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, पुनः इसको दहन करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जल छोड़ते हैं, साथ ही अपनी ऊर्जा का निर्माण करते हैं एटीपी के रूप में। तो पेड़ पौधों की ये रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि क्षेत्र के आधार पर जो पेड़ पौधे होते हैं तो कहीं ऐसा क्षेत्र होता है पृथ्वी का शीतकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो उनकी क्षेत्र के आधार पर जब सूर्य का प्रकाश देखने को मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, तो वहाँ के पेड़ पौधे कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये उनकी अनुकूलता है। तो पर्यावरण अनुकूलता के अंतर्गत हम यही तो पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी का जो ये क्षेत्र है ये कौन है, ये है भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र, ठीक। ऊपर जाओगे तो ये हमारा कर्क रेखा, ठीक, ये हमारा है इसके ऊपर, ठीक, शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र, ये मकर रेखा है, ठीक, ये अंटार्कटिक रेखा, ये आर्कटिक रेखा है। तो ये जो कटिबंध है तो यहाँ के पेड़ पौधे जो होते हैं, ठीक, यहाँ के जो शीतकटिबंध के पेड़ पौधे होते हैं, ठीक, इनको प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो ये अपने को कैसे सर्वाइव करते हैं। और यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी अनुकूलता कैसे दर्शाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, स्थल पाया जाता है, यहाँ जल पाया जाता है। तो जलीय पौधा अपना गुणधर्म कैसे दर्शाएंगे, स्थलीय पौधा अपना गुणधर्म कैसे दर्शाएंगे। शीतकटिबंध क्षेत्र में भी जल पाया जाता है, ठीक, बर्फ़ पाई जाती है, ग्लेशियर होते हैं, ठीक, तो वहाँ के पेड़ पौधे अपना कैसा गुणधर्म दर्शाएंगे। तो इनमें जो भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है, वो क्षेत्र के आधार पर परिवर्तन होता है। लेकिन सबका अपना एक समान होता है कि सभी को भोजन निर्माण करना है, ठीक, सभी को प्रकाश चाहिए, ऊर्जा चाहिए सभी को, ठीक,
क्योंकि अपने को विकास तो तभी कर पाएंगे जब उनको पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, तब ना। तो यहाँ ये चीज़ें होती हैं कि जो पर्यावरण अनुकूलन के अंतर्गत ही हम जब इनको समझेंगे तो अब हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। तो अब बात ये आती है कि कोई भी पेड़ पौधा होता है उसे सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक, जल चाहिए, ठीक है। और वो जो जल होता है वो लवड़ी भी हो सकता है, ठीक, और अलवड़ी भी हो सकता है, क्योंकि जल जो होता है मीठा होता है और एक होता है लवड़ी खारा होता है, और दलदली भी होता है, फिर तो बहुत सारा जल होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं कि लवड़ी जल और अलवड़ी जल। यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी अपनी एक अलग विशेषता होती है, क्योंकि लवड़ी जल में देखा जाए तो हो सकता है कि जो जाली पारी तंत्र है वहाँ के पेड़ पौधे हों वो अलग अपना गुणधर्म दर्शाएं, जबकि और अलवड़ी जल जो पारितंत्र मतलब जलीय पारितंत्र के अंतर अलवड़ी पेड़ पौधे होते हैं उनकी अपनी एक विशेषता अलग होती है। इसी के आधार पर स्थलीय क्षेत्र में भी देखा जाए तो स्थल में तो कोई जल होता ही नहीं है ना, तो स्थल के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी अपनी एक अलग विशेषता होती है, ठीक है। वो कम जल या कम तापमान पे कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। तो यही कैटेगराइज को हम एक एक करके कंफर्म करेंगे और प्रयास करेंगे समझाने का, ठीक है। तो बात यहाँ आती है कि अधिक सूर्य के प्रकाश के पौधे कौन से होते हैं। जैसे हम पहले बात करेंगे स्थलीय पौधे। स्थलीय पौधों की हम बात कर लें, ठीक, स्थलीय पौधे। स्थलीय पौधे अगर देखे जाएं तो स्थलीय पौधे में अगर पहले हम बात करेंगे उष्णकटिबंध की, ठीक, और उष्णकटिबंध के अंतर्गत जो पेड़ पौधे होते हैं वो पेड़ पौधे कौन से होते हैं, जैसे साल, सागौन, कुछ ये पेड़ पौधे होते हैं और ये काफ़ी लंबे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी भोज्य का निर्माण करने में सक्षम होते हैं क्योंकि ये अधिक प्रकाश में रहते हैं, ठीक है, अधिक प्रकाश में रहते हैं। सूर्य का प्रकाश अधिक होता है तो तापमान इनको अधिक मिलता है, और जब अधिक तापमान मिलता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो क्लोरोफिल है वो ज़्यादा एक्टिवेट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा भोजन निर्माण करने में सक्षम होंगे, ठीक है। क्योंकि इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, इनकी पत्तियाँ जो होती हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होती हैं और देखा जाए तो इसमें रंध्र होते हैं, ठीक है। ये रंध्र जो होते हैं और ये जो रंध्र होते हैं इस रंध्र को क्या करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, मतलब कि बंद करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्या करती हैं, बंद करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन्हें ऊर्जा का क्या करना होता है, उत्सर्जन। तो ऊर्जा का उत्सर्जन तो तभी कर सकते हैं जब ये अपने जो बंद पत्तियाँ होती हैं इनमें जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा जिन्हें हम बोलते हैं, स्टोमेटा देखा जाए तो एक छिद्रनुमा मतलब पत्तियों में होता है। तो ये क्या काम करता है, भोज्य निर्माण के रूप में भी काम करता है, ठीक है। और देखा जाए साथ ही साथ ऊर्जा का जो स्थानांतरण है, उत्सर्जित है, अवशोषित है, उसके में भी ये काम करता है। तो इसी प्रकार समझ सकते हैं कि जो पत्तियां होती हैं, जो रंध्र होते हैं, ये बंद करती हैं क्योंकि यहाँ की जो ऊर्जा होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, उत्सर्जित हो, ताकि ये बाष्पीकरण ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये खोल लेंगी, ठीक, खोल लेंगी तो ये ऊर्जा का वो क्या कर सकती हैं, मतलब कि ऊर्जा को उत्सर्जन नहीं कर पाएंगी और इसमें ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा समाहित होती जाएगी खुलने पर, तो अपने को सर्वाइव करने में बड़ी सक्षम नहीं रहेंगे। तो यहाँ की जो कुछ पत्तियाँ होती हैं ये अपना गुणधर्म अलग से दर्शाती हैं, ठीक है। तो बात यही आती है कि जो उष्णकटिबंधीय जो पेड़ पौधे होते हैं, उष्णकटिबंधीय जो पेड़ पौधे हैं इनकी कुछ अपनी अलग ही विशेषता देखने को मिलती है और ये अधिक प्रकाश में
अधिक प्रकाश में, ठीक, सरवाइव करते हैं। अब बात यहाँ आती है कि ये अधिक सूर्य के प्रकाश में पौधे होते हैं, इनको हम बोलते हैं हेलियोफाइट। इन पौधों को हम बोलते हैं हेलियोफाइट। हेलियोफाइट जो किस्म के पौधे होते हैं अधिक प्रकाश में अपने को सरवाइव करते हैं, और इन्हीं के जो पेड़ पौधे जो होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो इनके नीचे भी छोटे छोटे पौधे जमाते हैं, ठीक, इनके नीचे भी छोटे छोटे पौधे जमे होते हैं, इनको हम फर्न बोलते हैं। अधिकतम फर्न ही होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं। तो इन्हें ये देखे जाएं तो अगर इनको हम उखाड़ के अधिक प्रकाश में लगा दें तो ये मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। तो इनकी विशेषता ये होती है कि इनके बड़े बड़े पौधों के नीचे ही ये उगते हैं, ठीक। तो इनको प्रकाश की कम मात्रा में रहते हैं, ठीक, प्रकाश की कम मात्रा में रहते हैं, लेकिन पर्याप्त जल कैसा होता है, पर्याप्त इनको मिलता है, ठीक, और पर्याप्त जल में ये भी रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब जल का अनुकूलन होना चाहिए, कम ज़्यादा मतलब कि ना ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एक ठीक ठाक जल होना चाहिए, तो वहाँ पे अपने को ये सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो ये जल के अनुकूल भी होते हैं, प्रकाश की मात्रा कम में होते हैं फर्न, ठीक है। और ये अधिक प्रकाश वाले इनको हेलियोफाइट बोलते हैं, और इनको ये देखा जाए तो इनको बोलते हैं सोशियोफाइट। क्या बोलते हैं? सोशियोफाइट। सोशियोफाइट के किस्म के जो पौधे होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, और ये देखे जाएं तो पेड़ जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं उसके नीचे उगते हैं, ठीक। देखे हो आपने, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके नीचे भी पेड़ होते हैं छोटे छोटे, उनको बोलते हैं फर्न, और सोशियोफाइट किस्म के पौधे बोले जाते हैं, ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि शीतकटिबंधीय क्षेत्र में, क्योंकि स्थलीय पौधे जो होते हैं वो शीतकटिबंध में भी तो होते हैं, स्थलीय पौधे शीतकटिबंध। तो शीतकटिबंध के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, ठीक, काफ़ी छोटे होते हैं, क्योंकि उन्हें देखा जाए तो सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो उनकी अवधि ज़्यादा से ज़्यादा, काफ़ी पौधों की 40 से 50 और बहुत से पौधों की तो 4 से 5 ही दिन तक होती है, ठीक है। तो काफ़ी छोटे होते हैं, और इनकी जो पत्तियां होती हैं काफ़ी चौड़ी होती हैं, ठीक है। पत्तियां बहुत सी चौड़ी होती हैं, और ये ऊर्जा का क्या करती हैं, मतलब कि ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को ये अवशोषित करें। और जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ को क्या करती हैं, अपने ऊपर रखे रहती हैं, और काफ़ी रखे रहती हैं, जिसमें टुंड्रा वन हुए, और टैगा जो होती हैं, टैगा वन जो होते हैं वो अपने बर्फ़ को क्या करते हैं, मतलब ऐसे थोड़े शंकुनुमा होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपनी बर्फ़ को नीचे इस आकृति से नीचे ऐसे ऐसे डाल देते हैं। तो उनको अपनी एक अलग गुणधर्म, उनकी विशेषता अलग होती है कि वो इस प्रकार से डालते हैं, ठीक है, धीरे धीरे डालते हैं। तो इसी प्रकार ये भी पेड़ पौधे जो होते हैं धीरे धीरे ऐसे डालते हैं, ताकि ये निरंतर अपनी ऊर्जा को मतलब ऊर्जा को बनाए रखें, ठीक है। और बात यही आती है कि इसमें जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, चौड़ी होती हैं, मोम होती हैं, मोमदार पत्तियां होती हैं, ठीक है, चिकनी पत्तियां होती हैं, चिकनी, ठीक है। तो ये कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि ये शीतकटिबंध क्षेत्र में, उसमें हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे कि लाइकेन है, ठीक है, और फर है, मांस है, ये कुछ वहाँ के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और इतना विकास नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ ये बहुत बहुत दूर दूर भी पाए जाते हैं, दूर दूर चट्टानी क्षेत्रों में देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी दूर दूर भी होते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ़ का ज़्यादा ढेर रहता है, तो इस वजह से ये अपने को ज़्यादा शीतकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाइव करने के लिए इनका समय काल जो अवधि होती है जीने की बहुत ही कम होती है। तो आप स्थलीय पौधे में समझ सकते हैं, और स्थलीय पौधे के अंतर्गत उष्णकटिबंध और शीतकटिबंध के समझे। अब हम स्थलीय पौधे के अंतर्गत हम रेगिस्तानी पौधा और समझेंगे। रेगिस्तानी पौधा को हम समझेंगे तो इससे पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो जल की अभाव की स्थिति में सर्वाइव करते हैं, ठीक। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जल कम एवं प्रकाश अधिक होता है, ठीक। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जल कम और प्रकाश अधिक होता है।
और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जल कम और तापमान भी कम। अब दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। ये जो पौधे होते हैं इनको बोलते हैं इफीमीरल। इफीमीरल, ये इफीमीरल किस्म के पौधे होते हैं। और जबकि ये जो पौधे होते हैं इनको बोलते हैं जीरोफाइट। ठीक, ये जीरोफाइट किस्म के पौधे होते हैं। और ये जो पौधे होते हैं इसमें हम देख सकते हैं कि इनके जो पेड़ पौधे होते हैं ये रेगिस्तान क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं। ठीक, रेगिस्तान क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जिसमें हम नागफनी ले लेते हैं, ठीक, करौंदा ले लेते हैं, कैक्टस ले लेते हैं। कुछ ये पौधे होते हैं वहाँ के जो देखने को मिलते हैं। और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं बहुत ही मोटी होती हैं, बहुत ही मोटी। और इनकी पत्तियों में क्या भरा रहता है? जल। ठीक, इनकी पत्तियों में जल भरा रहता है और ये अपने उसी जल से सर्वाइव करते हैं। क्योंकि इनकी जो मोटी पत्तियाँ होती हैं इसके जो रंध्र होते हैं, ठीक है, इसके जो रंध्र होते हैं वो क्या करते हैं? बंद कर लेते हैं। और रंध्र जब बंद कर लेंगे तो ये ऊर्जा का क्या करेंगे? मतलब कि जल का जो है वो बाष्पीकरण कम होगा। ठीक, ये जो स्टोमेटा होता है, इनके जो रंध्र में स्टोमेटा होता है, और ये स्टोमेटा को क्या करते हैं? मतलब कि बंद कर लेते हैं। मतलब कि रंध्रनुमा जो स्टोमेटा होते हैं उसको बंद कर लेते हैं। और यही बंद में जो हमारी बाष्पीकरण होता है वो जल का वो कम से कम होता है। तो अपने को जल को बचाए रखने के लिए ये इस प्रकार का गुणधर्म दर्शाते हैं। और ये मोटे होते हैं, इनके जो पत्तियाँ होती हैं, जड़ें होती हैं, जो मतलब कि उसमें क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा जल भरा रहता है। तो ये जल कम तापमान पर और जल कम और प्रकाश अधिक में इनकी जो दो चीज़ें विशेषताएं पाई जाती हैं ये रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। रेगिस्तान में एक ऐसा क्षेत्र देखने को मिलेगा जहाँ जल कम है, प्रकाश अधिक है, जहाँ जल कम है, तापमान भी कम है। ठीक, ये दो प्रकार के वहाँ क्षेत्र देखने को मिल जाते हैं। उसमें इफीमीरल किस्म के पौधे होते हैं और साथ ही जीरोफाइट किस्म के पौधे वहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, इनकी पत्तियाँ कांटेदार होती हैं, जिनमें हमने बता दिया आपको करौंदा है, नागफनी है, कैक्टस है, ये कुछ पेड़ पौधे होते हैं। इफीमीरल जो पौधे होते हैं इसमें हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि कम जल है, तापमान अधिक है। तो ये जो पेड़ पौधा होते हैं ये अपने को उस प्रकार का सर्वाइव करते हैं, वहाँ का जो प्रकाश को देख करके, वहाँ की जल की स्थिति को देख करके अपने को विकसित करते हैं। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ा था कम जल के आधार पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। ठीक, स्थलीय पौधों के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे थे रेगिस्तान के हुए। ठीक है, कौन से पौधे होते हैं जलीय और स्थलीय के अंतर्गत हमने उष्णकटिबंधीय भी पढ़े, इसी के अंतर्गत शीतकटिबंधीय भी पढ़े। अब हम पढ़ेंगे जलीय पौधे। जलीय पौधे समझ लेते हैं। ठीक, अब जल दो प्रकार का होता है, एक होता है लवड़ी और एक होता है आलवड़ी। ये जल जो होता है ये मीठा होता है और ये जल होता है खारा होता है। ठीक, ठीक है, तो ये जो होते हैं जलीय पौधे, हम पहले समझते हैं जल की अधिकता। जलीय अधिकता, अगर जहाँ जल की मात्रा अधिक है तो जल की मात्रा लवड़ में भी अधिक हो सकती है। ठीक, आलवड़ में भी तो अधिक हो सकती है, दोनों रूप में हो सकती है। तो लवड़ीय में जो जल होता है अधिकतम मात्रा में खारा होता है, आलवड़ीय जल जो अधिकतम मात्रा में होगा वो मीठा होगा। तो यहाँ के पेड़ पौधे कौन होते हैं? यहाँ के पेड़ पौधे कौन होते हैं? तो लवड़ी के अंतर्गत तो हमने पढ़ा ही था जो जीरोफाइट के पौधे होते, इसमें हेलोफाइट के जो पौधे होते हैं, हेलोफाइट किस्म के जो पौधे होते हैं उसमें हमने आपको मैंग्रोव बताया था। ठीक, और मैंग्रोव का हमने पूरा लेक्चर आपको समझा दिया था।
अब इसमें कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको इतना ही समझते हैं। क्योंकि ये खारे पानी में अधिक जल में रहते हैं और कुछ कम जल में भी रहते हैं, ठीक है, वो सब हमने आपको मैंग्रोव में बता दिए थे स्पष्ट रूप से, जो हेलोफाइट किस्म के जो पौधे होते हैं। अब बात ये आती है, अब लवणीय जल में जो होते हैं मीठे पानी में, उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट, ठीक, हाइड्रोफाइट पौधे, क्योंकि जल में अधिकता होती है और देखा जाए तो अपना ये जल जो होते हैं, ठीक है, ये पानी में एक प्रकार से डूबे से रहते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो डूबी सी रहती हैं, तो इनको हाइड्रोफाइट किस्म के पौधे बोलते हैं, ठीक है। पत्तियां इनकी भी डूबी रहती हैं, हेलोफाइट की भी, ठीक है, तो उनकी तो ऑक्सीजन की मात्रा जब कम होती है तो न्यूमेटापोर्स होते हैं, इसके जीव जंतु होते हैं, इनको पोषक देते हैं, वो मांगे पड़ेंगे, ठीक है। जो हाइड्रोफाइट किस्म के जो पौधे होते हैं वो देखे जाएँ तो अलवणीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ देखा जाए तो इसमें जो ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जल से ही लेते हैं। इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों कहाँ से लेते हैं, जल से ही लेते हैं, क्योंकि जल में ऑक्सीजन भी पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, तो ये दोनों जल से ही लेते हैं, ठीक है। इन वायुमंडल से ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, ठीक। तो हम समझ रहे थे कि हाइड्रोफाइट किस्म के जो पौधे होते हैं वो वायु में जो ऑक्सीजन होती है, वायु में जो ऑक्सीजन होती है वहाँ से ग्रहण नहीं करते हैं, जबकि ये जल से ही अपनी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, क्योंकि इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ जो होती हैं वो जल में डूबी हुई होती हैं,
ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं आलवड़ीय पौधे और ये होते हैं हाइड्रोफाइट किस्म के, जिसमें हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं हाइट्रीला। जो हाइट्रीला पौधा है वो एक हाइड्रोफाइट किस्म का पौधा है। ठीक, ये यहाँ पर नोट डाउन कर लेना, ये उसमें MCQ में पूछ दिए जाते हैं UPSC में। ठीक, तो हाइड्रोफाइट में और भी हम ले लेते हैं जैसे कि बुल्फिया। ठीक, बुल्फिया भी पौधा होता है, इसी के अंतर्गत हम बुल्फिया भी ले लेते हैं। ये भी हाइड्रोफाइट का ही पौधा होता है। ठीक है, लेकिन अब बात ये आती है कि पेड़ पौधों के अंतर्गत ही हम अब समझेंगे जो पानी में डूबे हुए रहते हैं। ठीक है, जीरो किस्म के पौधे अभी हमने जीरोफाइट के समझे थे, जो रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो जीरोफाइट किस्म के थे। ठीक है, अब हमने फिर लवड़ी पढ़े, लवड़ी पढ़े, उष्णकटिबंधी पढ़े, शीतकटिबंधी भी पढ़े। अब हम वो पेड़ पौधे पढ़ते हैं जो जड़ों में, जिनकी जड़ें धंसी रहती हैं जल में, जो या ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक, और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ कि स्वतंत्र पानी में स्थिरप्लावी होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र पानी के अंतर्गत ही देखे जाए तो उसी में जिनकी जड़ें धंसी नहीं होती हैं स्वतंत्र प्लावी होते हैं, जिनकी जड़ें धंसी होती हैं वो स्थिरप्लावी होते हैं। ठीक है, और कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर ही होते हैं। ठीक, उनकी जड़ें धंसी होती हैं और किसी की जड़ें नहीं धंसी होती हैं। इसमें हम 4 प्रकार से हम समझते हैं। देखिए, ठीक, लेकिन ये हाइड्रो किस्म के ही पौधे हैं, ये समझना एक बात को। जो हाइड्रोफाइट है ना, हाइड्रोफाइट, इसी के अंतर्गत हम 4 किस्म और पढ़ते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक, ऊपर तैरते रहते हैं, जिनकी जो जड़ें होती हैं, जिनकी जड़ें होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं, यानी कि तैरते रहते हैं, इनकी जड़ें स्वतंत्र होती हैं। ठीक, इसके अंतर्गत देखते हैं एग्जाम्पल पे, जैसे कि ये जल है। ठीक है, तो इनकी जो जड़ें हैं नीचे साइड की जो जड़ें हैं ये खुली हुई हैं, धंसी नहीं है, नीचे गड़ी हुई नहीं है मिट्टी में, और ऊपर ये ऊपर नुमा ऐसे इनकी पत्तियां होती हैं, खुले हुए होते हैं, उनकी जड़ें ये तैरते रहते हैं। तो इनको बोलते हैं स्वतंत्र प्लावी, स्वतंत्र प्लावी पौधे। ठीक है, स्वतंत्र प्लावी पौधे होते हैं, इन्हीं पौधों को बोलते हैं। और ये पौधे जो होते हैं इनको कुछ जैसे कि बुल्फिया, ठीक, बुल्फिया भी नाम लिया था हमने, एक बुल्फिया हुआ, और इसी के अंतर्गत आई खार्निया, आई खार्निया, एक आई खार्निया पौधा है। ये भी देखा जाए तो जल होता है, उसमें ऊपर तैरता रहता है, इसकी जड़ जो होती है वो धंसी नहीं होती हैं, गड़ी नहीं होती हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलते हैं स्वतंत्र प्लावी पौधे। ठीक, अब हाइड्रोफाइट के अंतर्गत कुछ ऐसे भी पौधे देखने को मिलेंगे। ठीक, जो ऊपर तैरते तो रहते हैं, जल के ऊपर तैरते तो रहते हैं, ऊपर इस नुमा तैरते हैं, लेकिन इनकी जड़ें जो होती हैं वो नीचे धंसी होती हैं। ठीक, जड़ें जो होती हैं वो धंसी रहती हैं, एक जगह दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। ठीक, स्थान कि अपने को चेतन नहीं कर पाते हैं, इन पर ये ऊपर तैरते हैं। ठीक, तो ये इनको बोलते हैं स्थिर प्लावी। ठीक, इन पौधों को हम क्या बोलते हैं? स्थिर प्लावी पौधे। तो स्थिर प्लावी पौधों के अंतर्गत हम किसे ले लेंगे? जैसे कि कमल हुआ। ठीक, कमल स्थिर प्लावी है। ठीक है, इसी में हम ले लेंगे वाटर लिली। वाटर लिली ये कुछ पौधे होते हैं, स्थिर प्लावी पौधे होते हैं, इनकी जड़ें धंसी होती हैं लेकिन ये ऊपर तैरते रहते हैं। इसी के अंतर्गत हाइड्रोफाइट के अंतर्गत कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जल के अंदर तैरते हैं। ठीक, ऊपर नहीं होते हैं, ये जल के अंदर तैरते हैं और उनकी जड़ें जो होती हैं वो धंसी नहीं होती हैं, मतलब जल के अंदर तैरते हैं, जल के अंदर तैरते हैं, पर जड़ें जो इनकी होती हैं वो धंसी नहीं होती हैं, जड़ें धंसी नहीं होती हैं। ठीक,
ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे पौधों को हम बोलते हैं यूट्रिकलेरिया। यूट्रिकलेरिया, यूट्रिकलेरिया, यूट्रिकलेरिया जो किस्म का पौधा होता है, यही पौधा जो होता है वो जल के अंदर रहता है और जल के अंदर ही तैरता है। ठीक, ये एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं। ठीक, स्वच्छ जल में रहते हैं ये। ठीक है, स्वच्छ जल में हमने बोला ना, आलवड़ी जल में, क्योंकि आलवड़ी जल का ही हाइड्रोफाइट पौधा होता है। और इसी के अंतर्गत कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जल के ही अंदर अंदर होते हैं। ठीक, जो अंदर से ही ऑक्सीजन लेते हैं, अंदर से ही अपना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सब कुछ ये करते हैं। ठीक है, हमें वहीं पे अपना सर्वाइव करते हैं। ठीक, तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं इनकी जो अंदर अंदर जड़ धसी हुई होती है। ठीक, जल के अंदर तैरते हैं, लेकिन इनकी जड़ें जो होती हैं वो धसी होती हैं। ठीक, इनकी जो जड़ें होती हैं वो धसी हुई होती हैं। तो जब इनकी जड़ें धसी हुई होती हैं तो इनको हम बोलते हैं, ऐसे पौधों को हाइड्रीटिरिया, इनको हाइड्रीला बोलते हैं, या बोल सकते हैं हाइड्रिया या हाइड्रीला। ये जलमग्न पौधे बोले जाते हैं, जलमग्न। ठीक, इसके अंतर्गत जो हाइड्रीला, वो एक हाइड्रीला था, ये हाइड्रीला। ठीक, ये कुछ होते हैं जो अंदर अंदर ही पेड़ पौधे होते हैं, इनको हम जलमग्न पेड़ पौधे बोलते हैं। तो आपने जैसा कि आपने समझा कि पेड़ पौधों की अनुकूलता होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, स्थलीय क्षेत्र में कैसे होते हैं, और साथ ही साथ देखा जाए तो इस शीतकटिबंध में स्थलीय क्षेत्र के कौन पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखा जाए तो रेगिस्तानी क्षेत्र में कौन पेड़ पौधे होते हैं। जल के अंतर्गत हमने आपको सभी पेड़ पौधों के बारे में बताया, हाइड्रोफाइट किस्म के पेड़ पौधे। ठीक है, जीरोफाइट किस्म के पौधे, ये जल के पौधे होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में मैंने बताया अधिक धूप में, ठीक है, अधिक बरसात के पौधे। ठीक, तो इन सभी को हमने एक एक करके स्पष्ट किया। अब हम इनको पोषण के आधार पे थोड़ा समझ लेते हैं। पोषण के आधार पे इनको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, पोषण के आधार पर। ठीक, तो पोषण के आधार पर अगर बात की जाए तो इनको पोषण कौन प्रदान करता है? कोई भी पेड़ पौधा होता है, चाहे वो जल में हो, ठीक, या स्थल में हो, तो इनकी जड़ें होती हैं। ठीक, इनकी जो जड़ें होती हैं उसमें होते हैं जाइलम। ठीक है, इसी जड़ों में कुछ जीवाणु भी पाए जाते हैं और कुछ कवक भी पाए जाते हैं, जिनको फंगस बोलते हैं। तो कवक और फंगस ये क्या करते हैं, पेड़ पौधों को क्या क्या प्रदान करते हैं? ठीक, पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि जो स्थलीय पेड़ पौधे होते हैं और जलीय पेड़ पौधे होते हैं, तो स्थलीय पेड़ पौधों को एक तो आप समझते हो कि स्थल में जो स्थल का जो ऊपरी हिस्सा होता है, सतह होती है, तो इसमें देखा जाए तो काफ़ी कहीं मात्रा में जल भी होता है, कई मात्रा में स्थल होता है, सूखा होता है। तो उनके आधार पर हम इनको समझते हैं। जैसे कि ऊपर का जो सतह होती है उसमें खनिज पाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, ठीक, कम मात्रा मैग्नीशियम है। ठीक है, इसी में देखा जाए तो नाइट्रोजन भी है, ये गैस भी पाई जाती है। ठीक, सल्फर है, फास्फोरस है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें पाई जाती हैं और बहुत सारे हैं, पोटेशियम है, ठीक, मैग्नीशियम है। ये कुछ जो हमारे खनिज पाए जाते हैं, आयरन है, ठीक, ये जो खनिज पाए जाते हैं, तो ये खनिज को इन जड़ों को कौन प्रदान करता है? इन जो पोषण है, ये पोषण है, इनको पोषक बोलते हैं। ठीक है, इन्हें मतलब ये पेड़ पौधे होते हैं, इन्हें कौन प्रदान करता है? ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि जब वर्षा अधिक होती है तो वर्षा अधिक होने की वजह से जो मिनरल्स होते हैं इनका क्या हो जाता है, अपरदन और निच्छालन।
अपर्दन और निच्छालन हो जाता है। और अपर्दन और निच्छालन हो जाता है तो वहाँ पर जो पोषक तत्व होते हैं इनकी कमी हो जाती है, तो वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक, जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या है, कम से कम अपर्दन करने का प्रयास करते हैं, अपनी जड़ों को कठोर करते हैं। और जंगल क्षेत्र में देखा हो मृदा अपर्दन होता नहीं है, वो इसीलिए नहीं होता है, वहाँ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़े रखती हैं ताकि उनको वहाँ के जो पोषक तत्व हैं उनको निरंतर मिलते रहें। ठीक, अगर जल का वहन हो जाएगा, वहाँ पे मिट्टियों का अपर्दन हो जाएगा तो पोषक मात्रा जो होती है वहाँ की वो भी अपर्दन के साथ साथ क्या प्रभावित हो जाएगी, तो वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उन्हें पोषक नहीं मिल पाएंगे, तो उनकी जड़ें हो जाती हैं कमज़ोर। तो इन्हीं जड़ों को दो प्रकार के एक कुछ जीव पाए जाते हैं, जिसमें एक कवक हुआ और एक जीवाणु हुआ, फंगस जिसे बोलते हैं, तो वो प्रदान करते हैं। तो ठीक है, तो कवक जो होते हैं, ठीक, तो कवक जो होते हैं ये पेड़ पौधों को क्या करते हैं, पेड़ पौधों को खनिज देते हैं, खनिज प्रदान करते हैं। ठीक, और यही पेड़ कवक जो होता है यही पेड़ पौधों से भोजन लेता है। कवक जो होता है, कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जो स्वपोषी भी होते हैं, जिसमें स्वयं भोजन भी बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कवक भी ऐसे भी होते हैं जो पेड़ पौधों पे भी निर्भर होते हैं। ठीक, उसमें पेड़ पौधे देखे जाए तो खनिज के लिए आवश्यकता होती है, तो जब इनका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अपर्दन हो जाएगा तो खनिज की कमी हो जाएगी, तो कवक जो होते हैं वहाँ पे उपस्थित होते हैं, उपस्थित जो खनिज होते हैं वो क्या प्रदान करते हैं पेड़ पौधों को, और पेड़ पौधे इन्हें भोजन प्रदान करते हैं कवक को। तो इनके अंदर एक सहजीवता ये देखने को मिल जाती है। तो कवक भी दो प्रकार के होते हैं, एक अंता कवक होते हैं, ठीक, एक होते हैं बाहरी कवक। ठीक, अंता कवक जो होते हैं जड़ों के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक, ये बाहर पाए जाते हैं जड़ों के, जिसमें देखा जाए तो आप कवक में ले सकते हैं माइक्रोराइजा, जो कवक होता है, कवक मूल का एक देखा जाए तो जीव होता है, इसे बोलते हैं माइक्रोराइजा। ठीक, जो माइक्रोराइजा होता है ये क्या करता है, ये पेड़ पौधों से भोजन लेता है और पेड़ पौधों को क्या देता है, खनिज प्रदान करता है। और ये कवक का केवल काम क्या है, ये केवल जो वहाँ मौजूद पोषक तत्व पाए जाते हैं उन्हीं को ही ये दे पाता है। ठीक, अगर वहाँ पेड़ पौधों में अगर नीचे पोषक तत्व नहीं है तो ये कवक पेड़ पौधों को खनिज नहीं प्रदान कर सकते, ये वहाँ उपस्थित खनिजों को ही पेड़ पौधों को दे पाते हैं। जबकि जीवाणु की बात की जाए, जीवाणु देखा जाए तो जीवाणु जो होता है, ये जीवाणु में हम समझ लेते हैं जो राइजोबियम जीवाणु होता है, जो आपने देखा हो जो दलहन होती है, दलहनी पौधे होते हैं। ठीक, दलहन पौधे हुए और इसी में आप ले सकते हो कि धान के पौधे हुए। ठीक, इनकी जो जड़ें होती हैं, इनकी जड़ों में देखा जाए तो नाइट्रोजन अगर नहीं है तो ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं, जीवाणु ऑक्सीजन वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, और वायुमंडल से ग्रहण करके यही जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट करके